हादसा दर हादसा जिस तरीके से हमारे देश में एक के बाद एक प्राकृतिक आपदा से निपटने में कोताही बरती जा रही है, वहां पर ऐसा लगता है जैसे कि हमारी सरकारें मानो किसी भी तबाही से कुछ भी सीखने को तैयार नहीं है। आपदा प्रबंधन के नाम पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि आज तक एक भी ऐसा मैकेनिज्म तैयार नहीं किया जा सका जहां कुदरती तबाही से बचने के लिए हम पहले से तैयार रहें। जम्मू कश्मीर तबाही और बर्बादी से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है और बाढ़ के इस कहर के सामने आज जो लाख टके का सवाल है वो सिर्फ ये कि क्या हम कभी सबक सीखने के लिए तैयार हैं? पानी घट गया था। घाटी सिसक रही है। बाढ़ ने लोगों की जिंदगी को दुश्वार बना दिया है। 500 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। ज्यादातर इलाकों में बिजली ठप है। मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट जैसी सुविधाएं खत्म हो चुकी हैं। 35 से 40 हजार लोग घरों की छतों पर शरण लिए हुए हैं। ये तबाही कुदरत ने जरूर बरपाई है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी से सरकार पल्ला नहीं झाड़ सकती। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की सटीक जानकारी होती तो नुकसान कम किया जा सकता था। कुदरत और विकास के बीच असंतुलन की वजह से कुदरती आपदा में इजाफा हुआ है, तो फिर इस असंतुलन को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? उत्तराखंड की तरह ही जम्मू कश्मीर में भी तालाबों और फ्लड चैनलों पर अतिक्रमण किया गया है, लेकिन इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? 2010 में जम्मू कश्मीर के बाढ़ नियंत्रण मंत्रालय ने अगले 5 सालों में भारी बाढ़ की चेतावनी दे दी थी। बाढ़ की चेतावनी भी उन्हीं जगह दी गई थी जहां आज तबाही मची है। फिर इस रिपोर्ट में सुझाए गए उपायों पर गंभीरता क्यों नहीं दिखाई गई? घाटी में आए सैलाब के बाद सेना के जवान पूरी मुस्तैदी से लोगों को राहत पहुंचाने में जुटे हैं। बचाव के कामों में करीब 21,000 जवानों को तैनात कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 17 टीमें वहां मौजूद हैं। मोर्चे पर वायुसेना के 63 एयरक्राफ्ट और चॉपर लगाए गए हैं। मरीन कमांडो भी लोगों को मदद पहुंचाने में जुटे हैं। केंद्र सरकार भी लोगों को राहत पहुंचाने में तत्पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर की नहीं है, ये पीड़ा सारे देशवासियों की है। ये नेशनल लेवल का डिजास्टर है और भारत सरकार पूरी तरह कंधे से कंधा मिला करके यहां की सरकार के साथ और आप सबके साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री की मुस्तैदी की तारीफ तो विपक्ष के नेता भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर ये मुस्तैदी मैकेनिज्म डेवलपमेंट में दिखाई गई होती तो आज घाटी के लोगों की हालत यूं न होती। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज नेशन। जम्मू कश्मीर की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा के तौर पर केंद्र सरकार ने घोषित किया है, लेकिन सवाल यहां यह उठ खड़ा होता है कि आम आदमी क्या करे? आम आदमी किस तरीके से परेशान होता है? खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने के लिए जगह नहीं, बच्चों का कुछ पता नहीं और बुजुर्गों के लिए आपदा जैसी स्थिति आती है। ऐसे में परेशान लोगों से बात की हमारे संवाददाता शाहनवाज खान ने। जम्मू कश्मीर में आए फ्लड के बाद अब कई लोग जो हैं वो कश्मीर में फंस गए हैं, जिसके बाद यहाँ पे जम्मू में उनको वापस लाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इस समय हम जम्मू के सतवारी चौक में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत लंबा जाम जो है वो लग गया है, क्योंकि यहाँ के लोगों ने, जिनके बच्चे जो हैं श्रीनगर में फंसे हुए हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो काउंसलिंग के लिए गए हुए थे, वो वहां पे फंसे हुए हैं। कुछ लोग वहां पे हॉकी का मैच खेलने गए थे, वो वहां पे फंसे हुए हैं। और जिसके बाद यहाँ पे उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पे जाम लगा दिया है। आप देख सकते हैं कि उनके जो माँ बाप हैं वो यहाँ पे सड़कों पे बैठ गए हैं और यहाँ पे वो बच्चों को वापस लाने के लिए सरकार को कह रहे हैं। लगातार यहाँ पे नारेबाजी जो है वो चल रही है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हैं। यहाँ पे हम लोगों से बात कर लेते हैं, वो क्या बोलते हैं। कौन है आपका श्रीनगर? मेरी बहन फंसी है वहाँ पे, वो जूडो के साथ गई थी, उसका नाम मनीषा है। वो अभी तक आई नहीं है, उसको कुछ खबर नहीं है, कॉल भी नहीं करती हमें।
हम बड़े परेशान हैं, जैसे भी करके उसको वापस लाओ प्लीज। प्रशासन ने आपकी मदद की? नहीं, कोई मदद नहीं की, प्लीज उसको वापस लाओ। अभी आपका कौन है वहाँ पे? मेरी बच्ची है मनीषा कुमारी, उसको वापस लाओ। मेरी बच्ची को पता नहीं कहाँ है, मेरी बच्ची को वापस लाओ। कुछ और लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो है, एक लड़का जो है वो श्रीनगर से वापस आया, उससे हम बात कर लेते हैं। अब बेटा कहाँ गए थे आप और कैसे आप वहाँ से वापस आए? हम इंटर डिस्ट्रिक्ट मैच खेलने गए थे बारामूला, और वहाँ पर वहाँ से हमारा जब मैच खत्म हुए तो वहाँ पर बारिश चल रही थी। हमें उन्होंने जवाहर नगर से शिफ्ट किया श्रीनगर में यूथ हॉस्टल में। वहाँ पर पानी भरा, हमने जम्मू में यूथ जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर रमन बल्ला साहब, उन्हें फोन किया। किस एरिया में आप थे और कितने लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं? जवाहर इस समय वहाँ पर जो जितने भी बच्चे इंटर डिस्ट्रिक्ट, जितने कठुआ डिस्ट्रिक्ट से हैं, पुंछ डिस्ट्रिक्ट से हैं, बारामूला डिस्ट्रिक्ट से हैं और कठुआ सांबा डिस्ट्रिक्ट से जितने बच्चे हैं सभी अभी वहाँ पर ही हैं। तो हमारे देख सकते हैं ये अभी ये जो लड़का है ये श्रीनगर से आया है। इसका कहना है कि बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी श्रीनगर में फंसे हुए हैं। आप इन महिलाओं की व्यथा को देख के यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल यहाँ पे ये फ्लड जो है उसकी वजह से हो गया है। और लगातार यहाँ पे लोगों से की तरफ से सरकार से मांग की जा रही है कि वो उनके जो बच्चे हैं और जो उनके लोग हैं श्रीनगर में फंसे हुए हैं उनको वापस लाने की यहाँ पे कोशिश करें। उनसे यहाँ पे कोशिश करें कि उनको यहाँ पे वापस लाया जा सके। लगातार जाम की स्थिति जो है जम्मू में बनी हुई है। लगातार प्रोटेस्ट जो है जम्मू में रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर चल रहे हैं और लगातार ये जो बाढ़ आई है उसकी वजह से स्थिति जो है वो लगातार खराब होती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहन नवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। जम्मू में अगर प्रदर्शन हो रहे हैं इस बात को लेकर कि अपनों को कैसे लोग वापस ला सकें, तो हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से कश्मीर में सैलाब के कहर की वजह से लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है। सरकारी रिलीफ कैंप अगर ना हो तो वाकई में स्थिति विकट होती हुई दिखाई दे। पुंछ के एक कैंप पे हमारे संवाददाता पहुंचे, वहां पर किस तरीके से मदद पहुंचाई जा रही है, लोग कितने परेशान हैं, ये अब आप जरा देखिए। सैलाब अपने साथ सिर्फ पानी ही नहीं लाता है, बाढ़ के पानी के साथ ही आता है मुसीबतों का एक लंबा दौर। मुसीबतों का सामना पुंछ के ये बदनसीब भी कर रहे हैं। आसमान से आई आफत अपने साथ इन लोगों का घर भी बहा ले गई। घर में रखा अनाज भी बाढ़ की भेंट चढ़ गया। मुसीबत इस कदर आई कि पीने के पानी की भी किल्लत हो गई। बात जब जान पर बनाई तो लोगों ने भागकर आर्मी और सरकार की मदद से चलाए जा रहे राहत कैंपों में शरण ली। छोटे छोटे बच्चों के साथ जान बचाकर आए लोगों की जिंदगी इन दिनों राहत कैंपों में ही कट रही है। घर के नाम पर इनके पास अब कुछ नहीं बचा। ऐसे में जब तक सिर छुपाने के लिए इनके पास कोई ठोस इंतजाम नहीं हो जाता, इन्हें इन कैंपों का ही सहारा है। मुसीबत के मारों के लिए आर्मी के जवान और सरकारी कर्मचारी भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे। पीड़ितों के खाने पीने से लेकर दवाई तक का इंतजाम इन राहत कैंपों में किया गया है। यहाँ पर हम हर किस्म की फैसिलिटी के ख्याल रख रहे हैं कि जो लोग यहाँ डिस्प्लेस हुए उनको हर तरह की सहूलत दी जाए ताकि उनको किसी तरह की तकलीफ ना हो। हमने उनको छत प्रोवाइड किया है, उसके साथ उनको रहने के लिए खाना का इंतजाम किया हुआ है। मेडिकल यूनिट यहाँ स्टैब्लिश किए गए हैं, आर्मी की तरफ से मदद ली गई है। सिविल यहाँ एम्बुलेंस जो है वो भी राउंड द क्लॉक मूव कर रही हैं। कुदरत ने अगर कश्मीर के लोगों पर कहर ढाने में कोई कमी नहीं रखी तो सरकार भी अपनी रियाया की मदद में पीछे नहीं है। राहत सामग्री से भरे ट्रक और खाने पीने का सामान लाने वाले हेलीकॉप्टर लगातार उड़ान भर रहे हैं। हमने बहुत से मेडिकल कैंप अलॉट रखे हैं और उसमें पर डे कम से कम 250-300 आदमी को हम मेडिकल स्पेशलिस्ट के साथ ट्रीट करा रहे हैं और सर्जिकल स्पेशलिस्ट टीम पूरी हमारी अलर्ट है। पुंछ के इस राहत कैंप की ही तरह पूरे सूबे में सैकड़ों राहत कैंप चलाए जा रहे हैं जिसमें हजारों बाढ़ पीड़ितों ने शरण ले रखी है। लेकिन सैलाब से नुकसान इतना ज्यादा हुआ है जिसकी भरपाई करना आसान नहीं। टीम न्यूज नेशन। बाढ़ में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने के साथ साथ सुरक्षा बलों के ऊपर उनकी जिंदगी को दोबारा जोड़ने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उफनती नदियों के बीच में तमाम पुल तबाह हो चुके हैं और ऐसे में किस तरीके से जिंदगी दोबारा बहाल करने की कोशिश की जा रही है, आइए आपको दिखाते हैं।
कश्मीर में राहत ऑपरेशन में जुटी सेना और अर्धसैनिक बलों समेत दूसरी एजेंसियों को सबसे ज्यादा दिक्कत सड़कों और पुलों के टूटने से हो रही है। राहत सामग्री तो है, लेकिन उसे जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने के रास्ते नहीं हैं। इसी वजह से जवानों ने इलाकों को जोड़ने वाले पुल और सड़कों को दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी उठाई है, ताकि आने वाले दिनों में राहत और बचाव कार्य को तेज किया जा सके। जम्मू में राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर 2 दिन पहले रावी नदी के ऊपर ये ब्रिज टूटा था, जिसके बाद अब सेना जो है मंडाल और 25 और गांवों को जोड़ने के लिए एक फ्लोटिंग ब्रिज बना रही है। तकरीबन 100 से भी ज्यादा जवान जो हैं इस पूरे फ्लोटिंग ब्रिज को बना रहे हैं। और सबसे पहले जो प्रोसेस है ये है कि जो रबर ट्यूब्स हैं उनमें हवा भरी जाती है और हवा भरने के बाद उन्हें यहाँ पर जो रावी नदी है उसमें उतारा जाता है। उसके ऊपर जो है जो स्टील के गार्डर्स हैं उनको रखा जा रहा है, ताकि एक फ्लोटिंग ब्रिज यहाँ पर बनाया जा सके। कल देर शाम तक ही काम शुरू हुआ था, अब तक आधे से ज्यादा पुल जो है पूरा हो चुका है। आर्मी प्रशासन का कहना है कि इससे जो लोग हैं जो पूरी तरह से कट गए थे जम्मू रीजन से, वो जुड़ पाएंगे। तकरीबन 25 गांव ऐसे थे जो पूरी तरह से कट गए थे। जम्मू कश्मीर में इन पुलों को लाइफलाइन कहा जाता है। कई इलाकों में तो ऐसे पुल ही लोगों के आने जाने का जरिया है, लेकिन बाढ़ के चलते कई नदियों के पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, कुछ जगह नहरों में पानी इतना बढ़ गया है कि उन्हें पार करने के लिए अब पुलों की जरूरत पड़ने लगी है। ऐसे में सेना की इंजीनियरिंग विंग के जवान नहरों पर अस्थायी पुलों को भी बनाने में जुटे हैं। सारे गाड़ियां, सारे चीजें, सारे जो एसेंशियल चीजें हैं वो सारे चीज इसी ब्रिज के ऊपर से आज उनके पास जा पाएंगे। बाढ़ और बारिश के चलते जम्मू की तवी नदी भी उफान पर आ गई थी। तवी नदी पर बहाव इतना तेज हो गया था कि नदी किनारे बसे रिहायशी इलाकों तक में पानी घुस गया था और किनारों पर रहने वाले लोगों को घर बार छोड़कर जाना पड़ा था। इस तवी नदी पर भी पुल बनाने के लिए सेना के जवान डटे हुए हैं। तवी नदी के बहाव ने जम्मू में कई पुलों को तोड़ दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मकवाल इलाके, जो मकवाल के गांव हैं उनको जोड़ता हो ये पुल था। 2 दिन पहले ही ये पुल पूरी तरह से टूट गया। अब आर्मी को जिम्मेवारी दी गई है इस तवी नदी पर एक फ्लोटिंग पुल बनाने की। आप देख सकते हैं ये जो ट्यूब्स पड़ी हुई हैं इनके ऊपर इक्विपमेंट रखा जाएगा और इस तवी नदी के ऊपर एक फ्लोटिंग ब्रिज बनाया जाएगा। हजारों किलोग्राम का ये जो ब्रिज होगा काफी मजबूत ब्रिज होगा और जब तक कनेक्टिविटी रिस्टोर नहीं हो जाती तब तक ये ब्रिज यहाँ पर रहेगा। पुलों के साथ ही साथ कई जगह टूट चुकी सड़कों की भी मरम्मत की जा रही है। रामबान में जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाले NH-44 का एक बड़ा हिस्सा भूस्खलन के चलते टूट फूट गया था और अब सुरक्षा बल इस सड़क की मरम्मत कर उसे फिर से चालू करने की कोशिश में लगे हैं। कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी वहाँ पे एम्प्लॉय की है और कुछ प्राइवेट कंपनियां जो ऑलरेडी यहाँ पे काम करती है, एफकॉन वगैरह, उनसे मदद ली है और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी की मदद से हमें उम्मीद है 4-5 दिन में ये स्ट्रेच ठीक हो जाएगा और उसके साथ ही नेशनल हाईवे थ्रू हो जाएगा। हालांकि सेना और अर्धसैनिक बलों के ये बहादुर दिन रात कर कश्मीर की पुरानी सूरत को लौटाना चाहते हैं, लेकिन कुदरत के इस कहर ने धरती की इस जन्नत को जो जख्म दिए हैं उन्हें देखते हुए ये काम आसान नहीं लगता। जम्मू से विशाल मोगा के साथ शहनवाज खान, न्यूज नेशन। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर एक बड़ी दिलचस्प वाकया है जो आपके सामने हम पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 हफ्ते का वक्त दिया केंद्र सरकार को यह तय करने के लिए कि आप दिल्ली में सरकार कैसे बनवा सकते हैं। उसके बाद ठीक 9 सितंबर से पहले यह कोशिश शुरू कर दी गई कि दिल्ली में सरकार बनानी है तो उपराज्यपाल सिफारिश करेंगे, जिसे आप राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, गृह मंत्रालय के पास वो जाएगा, गृह मंत्रालय वापस उसी सिफारिश को उपराज्यपाल के पास भेजेगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेगी। यानी कि कहानी पहले लिख दी गई और फिर उसका पालन होता गया। देखिए कहानी। हो गया यार, अभी आज ये सरकार बन रही है। दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को ये आत्मविश्वास यूं ही नहीं मिला है। सूत्रों की माने तो पार्टी के मंझे हुए सियासतदानों ने इसके लिए पूरी रणनीति बनाई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार बनाने को लेकर सुनवाई के साय में इसकी पूरी पटकथा तैयार की गई। पहले उपराज्यपाल नजीब जंग ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और संविधान के दायरे में बंधे राष्ट्रपति ने इसे गृह मंत्रालय के पास भेज दिया। गृह मंत्रालय ने भी बगैर किसी नुक्ताचीनी के इस पर अपनी मंजूरी जता दी और सिफारिश की चिट्ठी वापस राष्ट्रपति को भेज दी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई कि दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश चल रही है और सर्वोच्च अदालत ने भी सुनवाई के लिए अलग तारीख दे दी। यानी अब बीजेपी के पास पूरा वक्त है अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने का।
अब अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर बड़ा दल होने के नाते सुप्रीम कोर्ट जो उनको कह रहा है या उनके मन में कुछ भी है, एक संवैधानिक प्रक्रिया है, वो हमें कहना चाहते हैं कि कोई सरकार कोई भी दल बनाए। अभी मेरे पास निमंत्रण नहीं आया, मैंने पहले भी कहा आएगा। मैं अपना, मेरा अधिकार है राजनीतिक दल होने के नाते, मैं अपना क्रिटिकल एनालिसिस करूंगा। हालांकि सदन में बहुमत के गुणागणित को लेकर बीजेपी खामोश है। 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा में फिलहाल 67 विधायक हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रवेश वर्मा और रमेश विदुड़ी सांसद बन चुके हैं। ऐसे में बहुमत के लिए बीजेपी को 34 का आंकड़ा चाहिए। बीजेपी के पास 28 सदस्य हैं, जबकि उसकी सहयोगी अकाली दल के पास 1 विधायक है। लेकिन निर्दलीय विधायक रामवीर शौकीन और आप से निकाले गए विनोद कुमार बिन्नी भी मुद्दों के आधार पर बीजेपी को समर्थन देने पर अपनी रजामंदी जता चुके हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो पे भी टिकी रहती है और दिल्ली की जनता से जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं, अगर उस पर वो काम करने के लिए तैयार है, तो हम बिना कंडीशन उसको समर्थन देने के लिए तैयार है। बिन्नी और शौकीन के समर्थन के बाद बीजेपी को 3 और सदस्यों की जरूरत है और सूत्रों की माने तो इन्हीं 3 विधायकों पर सारा पेच भी फंसा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का सारा जोर दिल्ली में चुनाव को लेकर है। दरअसल सवाल महज चुनाव का नहीं बल्कि पार्टी के वजूद का है और आम आदमी पार्टी को लगता है कि चुनाव अगर जल्द से जल्द नहीं हुए तो पार्टी बिखराव के अंतिम कगार पर जा खड़ी होगी। ऐसे में अगर चुनाव जल्द हो जाते हैं तो शायद पार्टी को नई संजीवनी मिल जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। मोटी बात यह है कि अगर 6 विधायक सदन में अनुपस्थित हो जाएं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बखूबी दिल्ली में चल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। वापस आते हैं और खबरों के साथ।